नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों मैं आज आपके लेके चलता हूँ बिहार, साल 1995 में। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सरवन। और सरवन, ये जब कहानी घटना इनके साथ में बनी थी तब वो जवान हो गए थे। उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सरवन की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम सरवन है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, शुरुआत इसकी हुई थी 1995 में। मेरे पिता रसोइया के काम करते थे, ढाबा में, होटल में। अब बहुत जी जान से मेहनत करते थे, लेकिन उतना पैसा उनको सैलरी में मिलती नहीं थी। लेकिन करे क्या, आसपास भी और भी ढाबा था, होटल था, जहाँ भी जाते थे कि चलो यहाँ पर अच्छी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हालात था। अब जो मेरे पापा थे ना, दर दर भटकते थे, नई जगह जाते थे कि चलो यहाँ से अच्छी सैलरी मिलेगी। हाँ, कुछ ज़रूर सैलरी ज़रूर बढ़ती थी, लेकिन इतना नहीं कि हमारा घर खुशहाली से भर जाए। पापा जो हमारे थे ना, जो बहुत ही काबिल इंसान थे। रसोइया तो नंबर 1 के थे। खाना जो बनाते थे तो जो भी उनके हाथ का खाना खाता था तारीफ तो जरूर करता था। उनके हाथ में वो कला थी और उस कला में वो माहिर हो चुके थे। आकांक्षा भी बहुत बड़ी थी उनकी। सबने भी देखा करते थे कि हमें ऐसा कभी गरीबी में हमेशा नहीं रहूँगा, मैं गरीबी से बाहर निकलूँगा। लेकिन निकलेंगे कैसे, उसके लिए हाथ पैर तो बहुत मारे थे। ढाबा की नौकरी छोड़ करके अपने गांव का खेत कुछ गिरवी रख करके आए, अपने ही गांव के एक लड़के के साथ में पार्टनरशिप में एक ढाबा भी खुले थे। वो समझे थे कि हमारा जीवन अब बदल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक उनकी ढाबा चल नहीं पाई। पार्टनर का काम था, साझेदारी का काम था। जब ढाबा चलने लगा, इसमें सारा मेहनत मेरे पापा का था। तब वो जो हमारे गांव का लड़का था, जो पार्टनर बना हुआ था, अब मेरे पापा के साथ में धोखा कर देता है। कहता है, देखो जी, सारा पैसा तो मैं लगाया हूँ, आपने इसमें क्या लगाया है, आपका हिस्सा तो इतना ही रहेगा। आधे आधे पर बात हुई थी, लेकिन वो हिस्सा बहुत कम देने लगा था। वो कह रहा था कि हम आपको 25% से ऊपर नहीं देंगे। हाँ, इसी बात पर पिताजी भड़क गए थे। हाँ, कहने लगे, देखो, इस ढाबा को चलाने में बहुत मेहनत किया, मानता हूँ तुम्हारा भी पैसा लगा हुआ है, तो मेरा भी तो कुछ लगा हुआ है। मैंने भी तो अपने खेत गिरवी रखा है, सब कुछ इसी में तो लगा है। लेकिन पार्टनर जो था, उसका ईमान अब डगमगा गया था। ढाबा चलने लगा था, तब वो सोचा कि क्यों पार्टनरशिप रखे, पार्टनरशिप ख़त्म करते हैं। और फिर पापा को अब रास्ते से हटा दिया, मतलब ढाबे से अलग कर दिया। कुछ पैसा जरूर दिया था, जो पापा ने लगाया था उतना तो दे दिया था। पापा अब बेकार हो चुके थे, घर पर बैठे हुए थे। और तब तक मैं भी जवान हो चुका था। जब पापा ये काम बताए, ये बात बताए, तो मुझे भी गुस्सा आया था। मैं तो उनसे लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन पापा रोक दिए कि नहीं नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी के साथ में बिल्कुल झगड़े से दूर रहना है। अब उसके नसीब में था, हमने मेहनत किया, फ़ायदा वो उठा रहा है, चलो उसके नसीब में था तो उसको उठाने दो। ज़रूर हमारे लिए भगवान कोई और रास्ता ढूंढा होगा। अब इसके बाद रास्ता क्या ढूंढना, रास्ता तो हम खुद ही ढूंढ रहे थे। पापा कह रहे थे कि इसी रोड पर हम अपना ढाबा जरूर खोलेंगे, उस पार्टनर को दिखाएंगे कि हम भी कम नहीं हैं। इसके लिए चाहे हमें अपना घर क्यों नहीं बेचना पड़े, ज़मीन जो गिरवी रखा है उसको हम बेच देंगे। लेकिन अब हमारी जिद है कि हम तो ढाबा जरूर खोलेंगे। ऐसा ढाबा खोलेंगे कि उसका ढाबा बंद के कगार पर आ जाएगा, और तब उसको पता लगेगा कि किसे पाला पड़ा हुआ है। मेरे पापा बहुत शांत रहा करते थे, जल्दी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। उनकी बर्दाश्त की जो क्षमता थी बहुत काफ़ी थी। लेकिन एक बर्दाश्त का हद भी होता है, उसका एक अंत भी होता है। वो अंत जब पहुंच जाता था ना, पिता एक ही बार में मेरा अब नाराज होते थे। आप फैसला कर लेते थे,
मुझे इसको बर्बाद करना है किसी तरह से, और वो संकल्प कर चुके थे। अब मुझसे कहने लगे, श्रवण तो इस रोड पर ऐसा कोई जगह देख जहाँ पर हम ढाबा खोल सके। हम जरूर इसी रोड पर ढाबा खोलेंगे, इसी के आसपास में तो जगह का तलाश कर। अब इसके बाद मैं भी जगह का तलाश करने लगा। रोड के किनारे अब इतनी जल्दी से जगह मिलती नहीं है। लोग बाग अपना ज़मीन संभाल कर रखते हैं। रोड के किनारे का ज़मीन कीमती होता है। कभी भविष्य में अब वहाँ पर कुछ बन गया तो और ज़मीन कीमती हो सकती है, इसलिए कोई ज़मीन देने को राजी नहीं था। एक जगह हमें दिख गई थी। वो जगह था एक लकड़ी का कारखाना। वहाँ पर लकड़ी का काम होता था। एक छोटा सा आरा मिल था और वहाँ पर लकड़ी का चिराई और कटाई उटाई होती थी। और इसके बाद वो आरा मिल बहुत साल पहले ही बंद हो चुका था। वो जगह थी, वो जगह तो थी रोड के किनारे ही, लेकिन जितना हमें चाहिए उससे बड़ी जगह थी। लेकिन अब हमने सोच लिया कि चलो यहाँ तो कुछ बना हुआ भी है, और उसमें ऐसा कुछ बना हुआ था, घर जैसा था, 2 कमरों का ऐसा दिख रहा था। अब वो लकड़ी का कारखाना था तो जरूर मालिक का ही होगा। वहाँ पर मजदूर रहते होंगे, मिस्त्री रहते होंगे, लकड़ी का कारीगर रहते होंगे, इसी वजह से बनाया होगा। वो जगह हमें तो जच गई। मैंने पिता को दिखाया तो उनको भी जगह बहुत पसंद आ गई। और जो मेरे पिता का पार्टनर का ढाबा था, वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। जगह का चुनाव हो चुका था, लेकिन जगह का मालिक का भी पता नहीं चला था कि मालिक कौन सा गांव का है, ये ज़मीन बेचेगा भी कि नहीं बेचेगा। लेकिन हम लोग भी ठान चुके थे। हमने पता लगाते लगाते उस गांव में पहुंच गए थे जिसकी ये ज़मीन थी, आरा मशीन थी, ये तो बंद हो चुकी थी बहुत साल पहले ही। जब हम अपना बात रखते हैं अब उनके आगे जिसकी ज़मीन है, तब वो कहते हैं कि आपको किस लिए ये ज़मीन चाहिए। मेरे पापा बोले कि हमें तो ढाबा खोलना है। वो नीचे से ऊपर तक देखने लगा, जैसे परखने की कोशिश कर रहा है कि ये फटे हाल कपड़े में दिख रहे हैं, क्या हमारी ज़मीन खरीद भी पाएंगे। हमारे पापा बिल्कुल सिंपल हिसाब किताब से रहते थे। अब मैं भी उस टाइम में ऐसे ही रहता था। उसको लगता था नहीं कि ये ज़मीन खरीद पाएंगे। तब कहने लगा कि भाई सही में आप लोग ज़मीन खरीदने के लिए आए हो। तब पापा बोले कि देखो बड़ी मुश्किल से तो आपका हम नाम पता पूछ करके यहाँ पर पहुँचे हैं और हम ज़मीन खरीदने के लिए आए हैं। हमें ढाबा खोलना है। अगर आप ज़मीन बेच सकते हो तो देख लो, हम लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पूरा ज़मीन नहीं लेंगे। हमें रोड का किनारे का जो आपका घर बना हुआ है वही ये वाला एरिया चाहिए। अगर लगता है कि आप बेचोगे तो आप बताओ पैसा कितना देना है। वो जो मालिक था ना, वो कहने लगा कि आज मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, मेरा बेटा क्या है बाहर, और वो 2-3 दिन में लौट के आएगा, तब तुम लोग आना और तब पूरी बात हो जाएगी। और वैसी ये जगह तो हमें बेचनी ही है, हमारे वो किसी काम का है नहीं। हम तो चाह रहे थे कि पूरा का पूरा ज़मीन बिक जाए। आओ आप लौट के आओ 3-4 दिन में घूमते हुए, और तब पूरी बात होगी। 3-4 दिन के बाद जब हम वहाँ जाते हैं तो जो शख्स था जिसका ज़मीन था वो तो बूढ़ा व्यक्ति था, उसका जवान लड़का था। जवान का था, अधेड़ी उसको समझ सकते हैं, 40-45 साल का उम्र था। वो हमें उसी नज़र से देख रहा था कि शायद ये ज़मीन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, इनके पास में इतना पैसा है कि नहीं है। पापा पूछने लगे कि देखिए हमें तो बस इतना ही ज़मीन चाहिए जितने में आपका वो 2 रूम का घर बना हुआ है, और थोड़ा सा और जगह चाहिए। पापा ने पूरा हिसाब किताब अब उनको बता दिया था, लेकिन वो जिद पर अड़ गए थे। कहने लगे नहीं जी, हम टुकड़ों में ज़मीन बेचना पसंद नहीं करेंगे, हम तो ऐसा ही कोई ग्राहक चाहते हैं जो पूरी ज़मीन अब खरीद सके। तब पापा पूछने लगे कि ठीक है, आप पूरी ज़मीन का बता दीजिए पैसा। जब वो पैसा बताते हैं ना, तो पापा को समझ में नहीं आता है कि ये जो बता रहे हैं वास्तव में रियल है, कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि जितना बताए थे वो पापा एकदम हिल गए थे। उतना कम बजट का सौदा था वो पूरा का पूरा ज़मीन। पापा को विश्वास नहीं हो रहा था। तब कहने लगे मैं समझा नहीं, कितना आप दोबारा बोलिए।
तब वो लड़का क्या अधेड़ था, उसने बताया कि हाँ जी, हमें तो इतना पैसा चाहिए पूरी ज़मीन का। पापा फिर एक बार उससे पूछे, आप सोच समझ लो, देख लो, हम खरीदने के मूड में आए हैं, अगर सही से दाम लगाओगे तो दोबारा से बताओ। पापा ये जानना चाहते थे कि गलती से ये कम पैसा तो नहीं बोल रहा है। पापा को विश्वास नहीं हो रहा था, इतने कम पैसे में पूरा का पूरा ज़मीन दे रहा था। हमारा पापा का तो आइडिया था कि जितना वो पूरी ज़मीन का मांग रहा था, हम तो उस छोटी सी जगह को देने वाले थे, जिसमें वो 2 रूम बना हुआ था, थोड़ा सा और भी जगह था। हमें तो वो ढाबा ही खोलना था, उसमें हमें इतना ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जब सौदा पट गया और वो भी कम दाम में, तो पापा ने देरी नहीं किया, बयाना बाटी दे करके सब कुछ, आखिरकार ज़मीन पापा के नाम हो गया था। बड़े खुश थे पापा, मैं भी खुश था, मेरे परिवार के लोग भी खुश थे। अब बारी थी अब उस जगह को कायाकल्प करने की। अब इसके बाद मजदूर मिस्त्री बुला करके आज जो पुराने कमरे थे ना, जो बने हुए थे रोड के किनारे, उसको तुड़वाया गया। तुड़वा करके अब नए ढंग से वहाँ पर ढाबा बनाना था। और जो पापा के दिमाग में था, वो तो बहुत सारे ढाबा में काम कर चुके थे। अब अपना आइडिया देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा ढाबा होना चाहिए, इधर किचन होना चाहिए, यहाँ लोग बैठ के खाना खाएंगे, ये स्टोर रूम यहाँ पर होगा, और कोई आराम करना चाहे तो इस जगह पर कर सकता है। और पीछे में अब पूरा ही ज़मीन खाली थी, मतलब जहाँ चाहें वो कुछ भी बना सकते थे। लेकिन आधा ही ज़मीन को उन्होंने कवर किया, आज सब कुछ उसमें अब आप एक तरह से नक्शा बना लिया था दिमाग में। और वो मिस्त्री को, ठेकेदार को बता दिए थे कि देखो भाई, ऐसे ऐसे चीज़ें हमें यहाँ बननी चाहिए, आज जितना जल्द हो सके, इसमें टाइम नहीं लगाना है। मैं तो चाह रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर में सब कुछ बनकर तैयार हो जाए। ठेकेदार भी राजी हो चुका था। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। जब वो मकान तोड़ा गया था ना, दिन के टाइम में, तब वहाँ कुछ विशेष बात नहीं हुई थी। लेकिन जब मिस्त्री वहाँ पर देर रात तक काम करने लगे ना, वो जो ढाबे का निर्माण कर रहे थे, पिलर खड़ा कर रहे थे, दीवार जोड़ रहे थे, तो जब तक रात को 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम लगा करके, वर्क लगा करके अपना काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम। इसके बाद वो लोग उसी ढाबे में, गर्मी का टाइम था और दूर का रहने वाले थे लेबर, वो वहीं पर रुक जाते थे, खाना पीना वहीं बनाते थे कि चलो अब यहाँ से काम निपटा करके दूसरी जगह जाया जाएगा। ठेकेदार ने उनको ऐसा ही बोल दिया था, तो वो बेचारे जब भी उनको मौका मिलता था अपना काम शुरू कर देते थे। सुबह जल्दी उठ जाते थे और देर रात तक काम करते थे, दीवार जो उठाते थे। लेकिन अब समस्या खड़ा हो गई कि दीवार गिरने लगी थी। अब दिन के टाइम में मेहनत करके पूरा दीवार खड़ी करते, और जब वो सो जाते तो सुबह जब उठते तो आधी से अधिक दीवार टूटी हुई मिलती। उनको लगा कि शायद सीमेंट में दिक्कत है, सीमेंट सही नहीं है, मिस्त्री सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार को लग रहा था। वो अपने मजदूरों को धमकाता था कि भाई तुम कैसे दीवार जोड़ रहे हो, ये तो अभी से टूट रही है, तो आगे चल कर क्या होगा। ठेकेदार एक नंबर का व्यक्ति था और वो ऐसा कच्चा काम कराता नहीं था। अब इसके बाद मजदूरों पर दबाव डालने लगा, मिस्त्रियों पर, कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम लोग सही से दीवार को जुड़ाई करो, सीमेंट आपका जो मात्रा है सही ढंग से लगाओ, जो भी काम करना है पक्का करना है। लेकिन जो मजदूर थे, मिस्त्री थे, वो तो पक्का ही काम कर रहे थे, जितने सीमेंट मिलाना चाहिए उतना तो मिला रहे थे। जब ठेकेदार बोलता है तो और ज़्यादा मिला लेते हैं। लेकिन वही होता है, आधी दीवार तैयार हो जाती है और उसके बाद वो लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। जब अगले सुबह उठते हैं ना, तब वो फिर आधी दीवार टूटी हुई गिरी मिलती है। अब 2-4 बार जब ऐसा घटना होता है ना, तब ठेकेदार का माथा ठनकने लगता है। अपने मिस्त्रियों से कहता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर रहते हो, क्योंकि ठेकेदार तो रहता नहीं था, वो तो आसपास के गांव का था, अपने गांव में चला जाता था। अब वहाँ पर मिस्त्री लेबर सब रुक करके काम करते थे। अपने मिस्त्री से कहने लगा कि मामला क्या है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हर रोज़ दीवार खड़ा करते हैं और भी काम करते हैं, लेकिन और चीज़ तो नहीं टूटता। ये जो दीवार है पिछले हिस्से की, ये क्यों बार बार टूट रही है, चक्कर क्या है, क्या बात है।
एक दो बार हो तो चलो मान भी लेते हैं कि गलती हो गया, इंसान गलती कर बैठता है, जुड़ाई में मिस्त्री ने गलती कर दिया होगा। लेकिन जब 4-5 बार दीवार टूट के गिर जाती है, अब पूरी दीवार नहीं, आधी दीवार, अब ठेकेदार का माथा ठनकने लगा। अपने मिस्त्री लेबर से कहने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जगह भूतिया है, क्योंकि ठेकेदार भूत प्रेत को मानता था और वो जानता था कि भूत प्रेत ऐसा कर भी सकते थे। एक दो घटना उसके साथ में शायद पहले घटी थी, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। और वो डर गया था। जब दीवार बार बार टूट कर गिरने लगी तो इंसान डर ही जाता है कि हमारे मेहनत करने के बाद में, अच्छा मटेरियल लगाने के बाद में भी ऐसा हो रहा है, तो समस्या तो कुछ और ही है। मिस्त्री से पूछने लगा, भाई तुम लोग रात में रहते हो, तुम्हें शोर नहीं होती जब दीवार गिरता है? यहाँ पर कुछ भूत प्रेत तो दिखाई नहीं देते। सब ने मना कर दिया कि नहीं साहब, हमने नहीं देखा है, हम तो खाना पीना खा करके थके होते हैं और इसके बाद हम सो जाते हैं तो सुबह ही हमारी आँख खुलती है, हमने तो नहीं देखा। ठेकेदार अब सोच लिया था कि अब करना क्या है। अब उसको लगा कि हम ही निगरानी करेंगे और वो एक रात को रुक जाता है। फिर दीवार को खड़ी किया जाता है जहाँ तक दीवार को पहुँचना था। अच्छी तरह से ठेकेदार अपने सामने में दीवार को जुड़वाता है, देख लेता है कि सब काम तसल्ली से हुआ है, अब तो दीवार नहीं गिरना चाहिए। ठेकेदार को लगने लगा था अब रात को वहाँ पर रुक गया था। बाकी लेबर तो खाना पीना खा करके सो चुकी थी, लेकिन ठेकेदार को नींद नहीं आ रही थी। बार बार समय देख रहा था, जाग रहा था। जब 12 बज गया रात को, तब बिस्तर से उठता है और फिर टॉर्च लेकर के उस दीवार के पास जाता है और तब तक दीवार सही सलामत थी। और उसके बाद आकर के फिर लेटता है और फिर 10-15 मिनट के बाद में राउंड मारता है कि अब देखते हैं। देखता है तो पूरा दीवार सही सलामत है, मतलब ऐसा कुछ ठीक वहाँ पर भूत प्रेत का साया कुछ नजर ही नहीं आया। अब पूरी रात सुबह तक वो जागता रहा और तब तक उसको ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं या ऐसा दीवार टूट सकती है या दीवार टूट गई है। उसकी नज़र में तो पूरी रात वो राउंड मारता रहा और जो भी देखता था तो दीवार खड़ी नजर आ रही थी। जब सुबह हो जाता है ना, 3 बज जाता सुबह का, और तब लगने लगा कि अब भूत क्या करेंगे, अब तो दीवार खड़ी है, ये भूत का काम नहीं है। भूत का काम होता तो रात का 12 बजे ही भूत का समय शुरू हो जाता है, वो इंतज़ार किसका करेंगे। और आखिरकार 3 बजे के बाद वो सो जाता है। जब ईंट गिरने की आवाज़ आती है ना, और तब उसकी नींद खुलती है। भाग के जाता है, अपने मजदूरों को उठाता है और सबसे पहले ठेकेदारी पहुंचता है। और जब जाके देखता है 3-3:15 बजे के आसपास सुबह में, आधी दीवार जैसे पहले गिरी थी वैसे गिर चुकी थी, जैसे किसी ने हथौड़ा मार मार करके दीवार को तोड़ दिया है। देख करके ठेकेदार दहल जाता है, ये कौन तोड़ा है भाई? मैं तो सारी रात जागता रहा, देखता रहा, मैं आकर के राउंड मारता रहा और तब तक दीवार सही थी। आज जैसे ही मैं आकर बिस्तर में सोता हूँ, अब सुबह के 3 बज रहे हैं और दीवार अचानक टूटनी शुरू हो जाती है। हैरानी से भर जाता है। मजदूर भी ये सब देख करके अब वो भी लोग डर जाते हैं। जब ठेकेदार डरता है तो वो भी लोग डर जाते हैं। मजदूर कहते हैं कि साहब, अब तो लग रहा है कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है, हम लोग यहाँ पर रात में नहीं रुकेंगे। मिस्त्री भी सब ठेकेदार को कहने लगे कि साहब, जब दीवार टूट सकती है तो हम लोग के साथ में भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता है, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। हम तो कहते हैं ठेकेदार साहब, इस काम को छोड़ ही दो, कोई और काम ले लो, ये जगह ठीक भी नहीं है। आखिरकार हम कितना मेहनत करेंगे, कब तक दीवार को जोड़ते रहेंगे? दीवार बिल्कुल जुड़ जाती है और फिर रात को अपने आप टूट जाती है। अब हद हो चुकी है। मिस्त्री मजदूर सब ठेकेदार को कह रहे थे, लेकिन ठेकेदार कहता है कि देखो भाई, कभी हमने काम से पीछा नहीं छुड़ाया है, जो हमने काम लिया है हर हालत में पूरा किया है। हम इसके बारे में सोचेंगे, तुम लोग चिंता मत करो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है, बात कुछ अलग है। अगर भूत प्रेत होता तो हमें भी दिखाई देता। चलो अब तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पर। ठेकेदार हौसला देता है। और ये बात
हम तक भी पहुंची, हमारे पास भी बात पहुंची, मेरे पापा के पास में पहुंची। और हम लोग भी ठेकेदार से पूछने लगे, ठेकेदार साहब बात क्या है, ये बार बार दीवार टूट करके और नीचे क्यों गिर जाती है, क्या समस्या हो रहा है। और तब ठेकेदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खुद रखवाली कर चुका था। आखिर दीवार को कौन तोड़ सकता है, और वो भी सुबह के टाइम में। जब तक जागता रहा, रखवाली करता रहा, तब तक दीवार सही थी। जैसे ही बिस्तर पर जाता है और दीवार टूट के गिर जाती है, एक आवाज़ होता है और फिर दीवार, सब कुछ खत्म। ठेकेदार कहता है कि साहब हमारे समझ से बाहर है। मेरे पिताजी सब कुछ कहता है और कहता है कि कहीं इस ज़मीन में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आपने इस ज़मीन को खरीद तो लिया, लेकिन कम से कम किसी पंडित से जगह को जांच तो करवा लेते। कई बार ज़मीन भी ऐसा होता है जिसमें दुष्ट आत्माएं छिपी रहती है, कहीं इस दुष्ट आत्मा इस ज़मीन में तो नहीं है। ठेकेदार अपने मन की बात कर रहा था, पापा भी सोच रहे थे, वो भी दिमाग लगा रहे थे। और तब ठेकेदार कहता है कि साहब मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ज़मीन की जांच परख करता है, आप कहो तो मैं उसको बुला के ले आऊँ, और तभी ये दीवार जुट सकती है। पापा भी भूत प्रेत पर यकीन करते थे, लेकिन कभी देखे नहीं थे, ना अपनी आंखों से कभी ऐसा माजरा देखा था। ये सब पहली बार हो रहा था। हाँ, मैं भी जवान हो चुका था, मैं भी ये सब चीज़ें देख करके डर गया था कि आखिर माजरा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पिता कहते हैं उस ठेकेदार से कि ठीक है भाई, जो तू कह रहा है उस आदमी को बुला के लिया। ठेकेदार उस आदमी को बुला के लाता है, एक बूढ़ा इंसान होता है, उसको लेके आता है और ज़मीन की पूरी जांच परख कराने लगता है। बूढ़ा इंसान हर तरफ ज़मीन को देखता है, परखता है, और फिर जो बात बोलता है ना, किसी को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि आप लोग इस ज़मीन को छोड़ ही दो, और तभी आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो देखो अभी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जो भी है यहाँ पर, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर आपका कोई काम धंधा चले। उसको सुकून चाहिए, उसको बिल्कुल जगह खाली चाहिए। वो आप लोग को फलने फूलने नहीं देगा। ये ऐसी चीज़ है कि एक बार जब जागृत हो जाती है, सोते से जाग जाती है, और तब वो किसी की नहीं सुनती। मेरे पापा भी पूछ रहे थे कि आखिर समस्या क्या है, कौन है यहाँ पर, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कुछ और है तो आप खुल के बताओ। लेकिन कह रहा था कि नहीं, मुझे इतना पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन शक्ति है यहाँ पर। वो शक्ति को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब जो शक्ति है ना, मेरे सामने नहीं आ रही है, लेकिन है यहाँ पर। वो चाहती है कि यहाँ पर आपका कुछ काम ना चले। पापा समझ गए कि अब करे तो क्या करे। अब ज़मीन लिए थे, उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। और तब कहने लगे, बाबा अब इसका इलाज बताओ, जिससे हमारा ये ज़मीन पवित्र हो सके और हम अपने ढाबा का निर्माण भी करा करके ढाबा भी खोलना है, कुछ ऐसे उपाय बताओ। और तब किसी और एक तांत्रिक का नाम लेता है कि आप उनके पास चले जाओ, मैं तो ज़मीन की जांच परख करता हूँ, और ये ज़मीन में देख करके महसूस कर लिया हूँ। हाँ, मैं उसको पता तो नहीं लगा सका कि आखिर कौन है, लेकिन जो भी है ना, बहुत शक्तिशाली है। मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जगह पर आप लोग काम ना करें तो बेहतर होगा। अगर आपको करना ही है तो उस तांत्रिक के पास में जाइए और उनसे जाके मिलिए, वही कुछ उपाय बताएंगे। अब क्या करना था, पता तो लग गया था। जो भी उन्होंने बताया था कि ये जगह पर कोई शक्ति है, कौन सी शक्ति है ये मालूम नहीं था, ना वो बता रहे थे, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था। तब हम जो लोग जा कर के दूसरे तांत्रिक के पास जो पता बताए थे, हम उस गांव में पहुंचते हैं। पूरा दुखड़ा पापा बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर समस्या हो रही है, आप कुछ मदद कर सकते हैं। और तब कहते हैं कि बिना देखे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, मुझे चलना होगा। और तब मैं आपको देख करके बता सकता हूँ कि मैं उस आत्मा को या ये उस शक्ति को जो यहाँ पर है, मैं भगा सकता हूँ कि नहीं। जब तक मैं देखूंगा नहीं, तब तक मैं हाँ नहीं भर सकता हूँ। पापा कहने लगे, फिर चलिए आप, जो भी खर्चा बर्चा होगा हम आपका पे करेंगे। और तब वो तांत्रिक कहते हैं, हाँ वो तो देना ही पड़ेगा। और देखो इसके बाद में अगर मैं वो काम करूँगा उसका खर्च अलग से लगेगा। पापा मान गए थे, अब हमारे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था।
उस तांत्रिक को लेके आते हैं। वो भी अधेड़ व्यक्ति थे, लेकिन पहलवान जैसे थे। छोटे छोटे बाल रखते थे और बाल भी सफ़ेद, अब सफ़ेद हो चुके थे उनके, लेकिन शरीर पहलवान सरीखा नजर आता था। जब हम उनको लेके आते थे ना, तो शाम हो चुकी होती है। अब इसके बाद अब वो पूरा ज़मीन का छानबीन अपने हिसाब से करते हैं और उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। उन अपना थैला लेके ही आए थे और उसमें से कुछ भभूत निकालते थे और भभूत को ज़मीन पर छिड़काव कर देते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। मतलब पूरा ज़मीन का उन्होंने भभूत से जांच परख कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनको कुछ ऐसा मिला नहीं था। रात हो चुकी थी, रात के करीब 9 बज चुका था। हम लोग कह रहे थे बाबा जी आज रहने दीजिए, चलिए हमारे गांव में घर पर आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, हाँ सुबह आकर के जो भी जांच परख करना होगा आप दोबारा से कर लीजिएगा। मैं भी थका हुआ था, मेरे पापा भी थके हुए थे। हाँ तब कहते कि नहीं, जो मैं काम के लिए आया हूँ जब तक मैं उसको समझ नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अभी तक मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन जल्द मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। आप लोग को जाना है तो जाओ, मेरे लिए कुछ खाना पीने का इंतजाम कर देना और यहीं पर लेते आना। मेरे इस काम में टाइम लगेगा और मैं अपने काम को पूरा करूँगा, चाहे जितना भी रात लग जाए। मैं आप लोग कहाँ जा सकते थे? पापा कहते हैं कि जा बेटा, तू ही घर से जाके कुछ खाना पीना बनवा करके लेके आ। मैं चला जाता हूँ। जा कर के जब खाना पीना बनवा करके लेके आता हूँ ना, तो रात का 11 बज चुका था। बाबा जी अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। बड़ा उनके जिस्म में फुर्ती थी, थकते तो दिखाई नहीं दे रहे थे। वो कुछ और फूल था सूखा हुआ, वो फूल को इधर उधर हवा में छिड़कते थे और कुछ मंत्र का बोल बोलते थे। हमें तो समझ नहीं आ रहा था, हम लोग भी अब ज़्यादा थके हुए थे। बाबा जी से कहते हैं पापा जी कि आप खाना वाना खा लीजिए, और देखिए रात ज़्यादा भी हो चुकी है, आराम कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ जगह है। तब बाबा जी कहते हैं बस थोड़ी देर और, मैं उस जगह तक पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा और वक्त लगेगा और तब मैं अपने काम को समझ पाऊँगा, ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं साफ मना कर दूंगा, अगर होगा तभी मैं हाँ भरूंगा। बाबा जी तो काम पर लग गए थे और हम लोग बैठे हुए बाबा जी का सब काम करते हुए देख रहे थे। 12 बज चुका था और तब बाबा जी दौड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी, जैसे उनको चीज मिल चुकी है जिसको वो ढूंढ रहे थे। मेरे पापा भी बाबा जी के देख के कहते हैं बाबा जी हो गया काम, पता लग गया कि कौन है हमारे ज़मीन में? तब कहते हैं हाँ पता लग गया है, यह मैं काम को कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो, लेकिन एक शर्त है, ये जो शक्ति है ना इस जगह से जाना नहीं चाहती है। अगर तुम लोग राजी हो तब मैं उससे बात कर सकता हूँ, बात करके मैं ऐसा करवा सकता हूँ कि तुम्हारे काम में वो तकलीफ ना दे और ना तुम लोग उसको कोई काम में तकलीफ दोगे। एक दूसरे को अब कोई दुश्मनी नहीं करेगा, सब दोस्त की तरह रहेंगे, अपने अपने काम से मतलब रखेंगे। पापा तो डर गए थे, मैं भी डर गया था। अरे भाई, कोई शक्ति के साथ, कोई दुष्ट आत्मा के साथ अब कैसे रह सकता है? पापा कहने लगे नहीं महाराज, हमें ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो भी शक्ति हो आप उसको निकाल फेंको, आप अपने साथ लेके जाओ, कहीं फेंक दो उसको, हमारी जमीन तो खाली चाहिए और तभी हम निश्चित से अपना काम कर पाएंगे। बाबा जी कहने लगे अब तो मुझे भूख लगी है, आप लोग खाना लाए हो ना? पापा जी कहते हैं हाँ खाना खा लीजिए। खाना खाते हैं, आप फिर आराम भी नहीं करते हैं, आप फिर तैयार हो जाते हैं। मेरे पापा से कहते हैं अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हो। मुझे भी कहते हैं बेटा अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। लेकिन सोने से पहले पापा से कहते हैं मैं उससे बात करने जा रहा हूँ और हो सकता है कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाए, आप लोग मेरे इंतज़ार मत करना। तो अब मैं क्या समझूं, आप लोग उनके साथ में जो भी शक्ति है उसके साथ में काम करना नहीं पसंद करोगे, मतलब चाहते हो कि ये जगह पूरी की पूरी तरह खाली रहे? पापा कहते हाँ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो बाद में चल कर के उसका दिमाग फिर गया और फिर हम लोग के साथ में कुछ क्लेश हो गया, तब हम क्या करेंगे? कहाँ आपके पास में आते रहेंगे, भागते रहेंगे?
बिल्कुल क्लियर करा दीजिए इस जगह को। बाबा जी कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद तो वो लोग खेत में चले गए थे, ज़मीन में चले गए थे, और हम रोड के किनारे जहाँ पर हम मजदूर सोया करते थे, हम वो भी उनके साथ में आराम करने लगते हैं। मेरे पापा बड़े परेशानी में देख रहे थे, मेरी तरफ देख के कहते हैं ये बाबा जी, ये ज़मीन से जो भी दुष्ट आत्मा है उसको निकाल पाएंगे? तो उसे क्या लगता है श्रवण? और तब मैं कहता था कि मैं कैसे बताऊं पापा, लेकिन अब वो लग तो रहे हैं काम पर, देखते हैं क्या खबर लाते हैं। आखिरकार आधा घंटा के बाद में लौट के आते हैं और कहते हैं देखो, जैसा तुम चाहते हो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। वो शक्ति है इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती है, वो कहती है कि मैं तो यहीं पर रहूंगी, इस जगह को खाली नहीं कर रही है। तब लो तुम लोग बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो हार मान गया हूँ। बाबा जी भी, मेरे पापा थे ना, वो भी निराश हो गए थे। जब वो बाबा बताते हैं ना, वो शक्ति इस जगह को खाली नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि बस यहाँ पर हम ही रहें। वो मान नहीं रही थी। बाबा ने बहुत कोशिश किया था कि आपको हम दूसरा घर दे देंगे, दूसरी ज़मीन दे देंगे, आप वहाँ चल करके रहिए, लेकिन उसका कहना था कि नहीं, ये ज़मीन हमारा घर है, हम इसी ज़मीन पर रहेंगे। मामला बन नहीं रहा था। अब पिताजी को लग रहा था कि शायद मेरा ढाबा बने या ना बने। अब फिर दूसरे तांत्रिक का विकल्प बता रहे थे। अब पापा कह रहे थे कि देखो, मुझे नहीं लग पा रहा कि इतने बड़े तांत्रिक हैं, हमें किसी और तांत्रिक से बात करना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा था कि तांत्रिक में कोई कमी नहीं थी, अपने जी जान से लगे हुए थे और कोशिश भी कर रहे थे। और तब मैं पापा से पूछा कि आपकी नज़र में कोई तांत्रिक है, आपको कोई जान पहचान है, तांत्रिक के बारे में जानते हैं? नहीं ना, बाबा जी कह रहे हैं। तो उनकी बात भी अब समझो आप। बाबा जी को हम पास में पहुंचते हैं। अब बाबा जी तो एक जगह पर शांत बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, जैसे सोच में डूबे हुए थे, और जबकि आधी रात हुई पड़ी थी। उनकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी, सोच विचार कर रहे थे, अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। और पापा कहते हैं कि अब कुछ समझ में आए जी, आगे क्या होगा? कौन सी शक्ति है जो हमारी जगह को खाली नहीं करना चाहती है? और तब तांत्रिक बाबा अपने आंखें खोलते हैं और कहते हैं देखो, अगर वो शक्ति है तो सही ढंग से रखोगे ना तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, तुम उसके साथ में कुछ गलत व्यवहार करोगे तो तुम्हारा सब कुछ हालत खराब कर देगी, वो ऐसी शक्ति है। पापा कहने लगे आखिर कोई नाम तो होगा, कोई चुड़ैल होगी, कोई पिशाचनी है क्या? और तब वो कहने लगे कि कुछ ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही है। तो आखिर क्या चाहते हो आप लोग? पापा कहने लगे कि नहीं जी, हमें तो ये जगह खाली चाहिए। अब जो तांत्रिक बाबा थे अब थोड़ा निराश हो गए थे, उनको लगने लगा कि मैं इतना बड़ा तांत्रिक होकर के ये काम नहीं करा पा रहा हूँ। तब कहते हैं कि मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, इस बार देखता हूँ, अगर बात बन गई तो बन गई। मैं भी अब आखिरी शस्त्र चलाने जा रहा हूँ, देखते हैं शस्त्र मेरा किस मुकाम पर पहुँचता है। अब इसके बाद कहते हैं कि आप लोग सो जाओ, मैं सब कुछ देखता हूँ, अगर बात बन गई तो बन गई, नहीं तो हम सुबह अपने अपने घर पर, मैं भी अपने घर पर, आप भी अपने घर पर, खत्म बात। लेकिन जब बाबा जाते हैं ना गुस्से में, उनको लग रहा है कि मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब हमारा कौन परवाह करेगा, कौन तंत्र मंत्र का काम देगा, यहाँ तो हमारी खुद की बेइज्जती हो रही है। अब वो दिल पर बात को ले बैठे थे, और उसके बाद वो बोले भी थे कि मैं आखिरी शस्त्र चलाने जा रहा हूँ, और उन्होंने चला भी दिया था। और वो जो आत्मा थी जो जमीन पर वास कर रही थी, और वो शस्त्र के आगे टिकी भी नहीं, और वो जमीन छोड़ करके भाग चुकी थी। लेकिन जाते जाते बाबा को धमकाई थी कि कब तक, जब तक तेरा ये मंत्र का असर रहेगा, तब तक मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, लेकिन मैं लौटूंगी, इस जगह पर लौटूंगी, कब तक तू मेरे को रोक सकता है, मैं भी देखती हूँ। बाबा को ऐसा लगा कि मेरा शस्त्र तो काम कर गया है, खुश हो जाते हैं। और फिर हम लोगों के पास में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा काम हो गया, मैंने जो आखिरी शस्त्र का बात बोला था ना, मैंने चला दिया, उस मंत्र को मैंने प्रयोग कर दिया जो मैं करना नहीं चाहता था,
वो मेरी आखिरी शस्त्र था। आओ भाग भी गई, लेकिन उसने धमकाया भी। बाबा जी ने झूठ नहीं बोला था, उसने धमकाया भी है कि कब तक तो मुझे रोक पाएगा, मैं कभी ना कभी लौट के आऊँगी। लेकिन आप लोग डरिएगा मत, मैं साल में 6 महीना में मैं ज़रूर आपके ढाबे पर आऊँगा और मैं फिर अपने मंत्र को पावरफुल बना दूंगा। वो चाहेगी भी तो आपके ढाबे पर पहुंच नहीं पाएगी। अब तो पापा खुश हो गए थे। अब तो लगा कि सब काम फतेह हो गया है, अब तो काम हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद सुबह हो चुकी थी। बाबा जी को पैसा कौड़ी जो देना था पापा दे दा करके विदाई करते हैं। इसके बाद जो ढाबे का हमारा काम का स्पीड पकड़ता है, अब कोई दीवार नहीं गिरती, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। ठेकेदार भी हैरान था और कहने लगा कि हाँ, अब वही देखिए, वही सीमेंट है, वही रोड़ी है, सब कुछ मसाला वही है, अब क्यों नहीं दीवार गिर रही है। वही प्रेतात्मा थी जो इस जगह पर कुंडली मार के बैठी हुई थी। और आखिरकार 2 महीने के अंदर में मेरा ढाबा बन के तैयार हो चुका था। ढाबा चलने लगा और हम बाप बेटे ढाबा पर बैठने लगे। और ढाबा तो थोड़ा शुरू शुरू में स्पीड कम था, लोग बाग बहुत कम आते थे, नया नया ढाबा था। लेकिन जब स्वाद पिताजी के हाथों का उनको पसंद आने लगा, तब ट्रक वहाँ पर रुकने लगा, लोग आते जाते। और वहाँ पर कुछ चिमनियाँ थी, ईंट के बनाने की जो होती है वो भी थी। वो ट्रक वाले, वहाँ का लेबर, सब मेरे ढाबा पर आने लगे थे। और ढाबा का दाल सब्जी सब उनको पसंद आने लगा और ढाबा हमारा चल पड़ा था। 6 महीना पूरा हो चुका था और बाबा ने कहा था कि हम 6 महीने में, साल भर में लौट के आएंगे, लेकिन शायद वो भूल चुके थे। 6 महीना जब बीत जाता है ना, तो पापा तो घर पर चले जाते थे और कभी वो ढाबे पर रुकते थे, मैं घर पर चला जाता था। ऐसे हम लोग करते थे, दोनों में से कोई ना कोई ढाबे पर रात में जरूर रहता था। कुछ हमारे पास में अब नौकर भी आ चुके थे। पूरा 6 महीने अब हो चुका था। आप पूछोगे कि उस ढाबे क्या हुआ जो पार्टनरशिप में आपके पापा ने खोला था। वो ढाबा पर ग्राहक जाते ही नहीं थे, वो ढाबा बंद के कगार पर आ चुका था। आज बंद हो या कल बंद हो, मतलब उसका जो मालिक था ना, अब मक्खियां मार रहा था और उसको भी लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया। मेन कारीगर मेरे पापा थे और उनके हाथ का बना हुआ दाल सब्जी जो भी खाना होता था उसमें स्वाद होता था। उसने कारीगर दूसरा रखा था और उसका स्वाद लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। मेरा ढाबा दौड़ने लगा था और उसका ढाबा जहां था वहीं पर रुक गया था। वो भी परेशान था, मेरे पिता के पास में आता था, माफ़ी मांगता था कि मुझसे गलती हो गई, हम फिर से पार्टनर बन जाते हैं, आप ढाबा पर आ जाइए, ये भी ढाबा चलता रहेगा, वो भी ढाबा चलता रहेगा। लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, एक बार मैं गलती खा गया हूँ, मैं धोखा खा गया हूँ, दोबारा मैं धोखा नहीं खाने वाला। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, अब वो ढाबा तुम्हारा है, मैं तो अपना ढाबा खोल चुका हूँ, और देख लो ये ढाबा भी कैसे दौड़ रहा है। आखिरकार निराश में अब चल पड़ा था। अब मैं पापा से याद दिला रहा था कि देखो पापा, वो तांत्रिक बाबा को अब आना चाहिए था, उन्होंने कहा था 6 महीने में, साल भर में एक बार हम जरूर आकर देखेंगे, उस मंत्र को और पावरफुल हम बना देंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो पापा कहने लगे कि जरूर आएंगे, हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अब समय हो चुका था। आज जब मैं पापा को बोलता ना, अब तब टाल मटोल कर देते, अरे हमें क्या जाना, वो खुद इधर से गुजरेंगे तो हमारे ढाबे पर जरूर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आए नहीं। आज 6 महीना से अधिक समय गुजर चुका था। मैं आपको बताया ना कि कभी कभी रात को मेरे पापा भी ढाबे पर रुक जाया करते थे और कभी कभी मैं भी। ढाबे में जो वर्कर थे आसपास के थे, काम करने वाले लड़के, और 10 बजे रात के बाद रोड बिल्कुल सुनसान हो जाती थी, कोई आता जाता नहीं था, तो ढाबा बंद करना पड़ता था। मेरे पापा उन लड़कों को छोड़ देते थे जो आसपास के गांव के थे, अब अपने अपने घर चले जाते थे। अब पापा उस जगह पर अकेले ही रहते थे, या मैं होता था तो मैं भी अकेले रहता था। अब डर तो मुझे लगता नहीं था, ना पापा को ऐसा कुछ महसूस होता था। अब तो लगता था कि तांत्रिक बाबा ने सब कुछ सही कर दिया, अब ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा।
उनके मंत्र में शक्ति है। तभी तो जो वहाँ पर शक्ति थी, दुष्ट आत्मा थी, जो हमारे ढाबे को अब चलाना नहीं चाहती थी और हमें बर्बाद करने पर लगी थी, आखिरकार उस जगह को छोड़ को भागना ही तो पड़ा था। अब वो दोबारा नहीं लौटेगी, मेरे पापा का कहना था। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि हम लोग गलती कर रहे हैं। तांत्रिक बाबा को चल करके बुलाना चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो हमारा काम है ना, हम जा करके उनको लेके आएँ। लेकिन पापा मना कर देते थे, कहते थे कि देखो कहाँ टाइम है, ना तेरे पास में फुर्सत है ना मेरे पास में फुर्सत है, अब देखो आ जाएंगे आ जाएंगे। अब ऐसे ही पापा टाल मटोल करते हुए आज समय समय अब निकालते जा रहे थे। अब 6 महीने से ज़्यादा टाइम अब बिल्कुल हो चुका था, चल रहा था। मुझे लग रहा है कि 7-8 महीना के आसपास हो चुका था। पापा को परवाह ही नहीं थी, लेकिन मुझे चिंता जरूर लगती रहती थी। और एक रात जब पापा अकेले रह जाते, मैं पिछली रात में ढाबा पर रुका हुआ था और आज पापा का कहना था कि मैं आज रुकूंगा, जबकि मैं मना कर रहा था। उनकी तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, सर्दी जुकाम सा था। तब मैं कहने लगा आप घर पर जाइए, मैं रात को रुकूंगा, अब कोई टेंशन नहीं, आप सुबह में आ जाइएगा। लेकिन वो कहते कि ना तू जा, आज मैं यहीं पर रुकूंगा। मैं तो रुकना चाहता था पापा का तबीयत देख करके, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। अब इसके बाद हम जब सुबह जाते हैं ना, तो ढाबा तो आगे से बंद ही नजर आ रहा था। सब कुछ जैसे लग रहा था जैसे हर सुबह में आते हैं और ढाबा ऐसे ही होता है, बंद होता है। मैं पापा को आवाज़ लगाता हूँ या फिर पापा आते हैं तो मुझे आवाज़ लगाते हैं, ऐसे ही तो होता था। तब हम दरवाज़ा खोलते थे सुबह सुबह में, और इसके बाद हमारा काम धाम शुरू हो जाता था। और कुछ देर के बाद में जो गांव वाले लड़के थे वो भी आ जाते थे। फिर साग सब्जी काटना, धोना, चूल्हा जलाना, सब कुछ अब तैयारी शुरू हो जाती थी। लेकिन जब मैं सुबह जाता हूँ साइकिल लेकर के, साइकिल खड़ा करता हूँ और दरवाज़ा पीटता हूँ कि पापा पापा खोलो, अब सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। क्योंकि अंदर में समय का पता लगता नहीं था, अंधेरा अंधेरा सा रहता था। मैं काफ़ी देर जब दरवाज़ा पीटता हूँ तब दरवाज़ा नहीं खुलता है। तब मुझे कुछ शंका होने लगती है। एक दरवाज़ा पीछे था, खेतों की साइड में। आपको बताया था ना कि वो जगह खुली थी, पीछे खेत भी थे और आगे में 2 कमरा शुरू में बना हुआ था और कुछ बाउंड्री करके लकड़ी का मशीन लगा हुआ था, लकड़ी चीरने का। अब मैं पीछे जाता हूँ, जैसे ही देखता हूँ ना, वो जो मेन दीवार थी जो बार बार गिरती थी, वो दीवार फिर गिरी हुई थी। आधा से अधिक दीवार जमीन पर बिखरी पड़ी थी ईंटें, जैसे किसी जेसीबी ने आकर के दीवार को तोड़ दिया हो। मेरा तो दिमाग सन्न हो गया था। और इसके बाद मैं ईंट को हटाते हुए बचते बचाते अब मैं उस कमरे में पहुंचता हूं जहां पर पापा आराम करते थे, मैं भी आराम करता था। मैं देखता हूं पापा की आंखें बंद हैं, सांस नहीं चल रही है। मैं एकदम डर जाता हूं, पापा को जगाने लगता हूं, चीखने लगता हूं, चिल्लाने लगता हूं, पापा उठो पापा उठो। लेकिन पापा उठते नहीं हैं। मुझे लगता है कि पापा के साथ में वही दुष्ट आत्मा अपना खेला कर गई है। लेकिन ये क्या, कुछ ही देर के बाद पापा खांसने लगते हैं। खांसते खांसते अब उनकी खांसी रुक नहीं रही। मुझे तो देख करके बड़ा उस टाइम में खुशी अनुभव हुई थी। मैं तो पापा को मरा हुआ समझ दिया था, बिल्कुल सांस उनकी रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में जान हो ही ना। हमें बहुत डर गया था, मैं शोर मचाने लगा था। तब तक पापा खांसते खांसते उठ जाते हैं। खांसी रुक नहीं रही थी। मैं भाग के पानी ले आता हूँ, पानी का लोटा देता हूँ, पापा पानी पियो पानी पियो। पानी पीते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं। तब मैं कहता हूँ पापा ये सब क्या हुआ था, आपके साथ में क्या हुआ था, ये पिछला दीवार फिर गिर गया है। पापा क्या हुआ, आप सही तो हो, बिल्कुल सही तो हो, कुछ क्या हुआ था, कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ। लेकिन पापा जो थे ना, वो घूर घूर के हर तरफ देख रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। मुझे बड़ा डर लग रहा था उस टाइम में। मैं समझ गया कि वो दुष्ट आत्मा लौट आई है। कौन थी मैं नहीं जानता था, और ना पापा जानते थे। पापा डरे हुए थे, हर तरफ अपनी आंखें इधर उधर दौड़ा रहे थे।
पापा की डरी डरी हुई आंखें हर तरफ देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। अब मेरी भी हालत कुछ सही नहीं थी। मैं समझ गया था यहाँ कांड हो चुका है। मैं पापा को बोलता हूँ कि आपने देखा था, आपने देखा था, और तब वो सर हिलाते हैं जैसे कह रहे हो हाँ मैंने देखा था, मैंने देखा था। मैं फिर दोबारा उनको पानी देता हूँ कि पानी पीजिए, आप होश में अभी नहीं हैं, होश में आइए, होश में आइए, सच बोलिए आपके साथ में क्या हुआ था, आइए कौन दीवार को तोड़ा है फिर से। और तब पापा पानी पीते हैं और फिर थोड़ा सांस लेते हैं और फिर कहते हैं काली सी औरत थी, काली सी औरत थी, बहुत देखने में मोटी लग रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, सर के बाल एकदम जंगल की तरह उसके दिखाई दे रहे थे। वो आई, पहले तो दीवार को तोड़ दिया। अब इसके बाद मैं नींद से जाग गया था और तब मेरे सीने पर बैठ करके मेरा गला दबाने शुरू कर दिया था और वो चीख रही थी कुछ अलग तरीके से। मैं जब तक कुछ समझ पाता और तब तक उसने मेरे गला को जोर से दबा दिया था, जैसा लगा कि मेरी जान निकल गया है। जब तुम आए हो और तुम चीखना चिल्लाना शुरू किए हो और तब जाके मुझे होश आया। हम दोनों डरे हुए थे, बाप बेटा दोनों डरे हुए थे। पापा कह रहे थे ये जगह ठीक नहीं बेटा, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मैं भी डरा हुआ था और कहने लगा ठीक है आप शांत रहिए, शांत रहिए, अब बाद में हम देखेंगे। मैं पापा को ले करके और तब तक जो होटल में काम करने वाले लड़के थे वो आ जाते हैं, वो भी देख करके डर जाते हैं, आखिर ये यहाँ पर हुआ क्या, ये पीछे की दीवार कैसे गिर गई, क्या हो गया। हम लोग उनको कुछ नहीं बताते, कहते हैं भाई तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अब ढाबा ये कुछ दिन तक बंद रहेगा। अब इसके बाद जो भी सामान होता है जो खुले में, हम एक बड़े से कमरे में उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जब सामान सुरक्षित हो जाता है, अब पीछे की जो दीवार थी जहाँ पर कस्टमर बैठ करके खाना वाना खाते थे, वहाँ पर कुर्सी टेबल सब कुछ लगा हुआ था, वो एरिया पूरा खुला हो चुका था। लेकिन शुक्र था कि रोड से वो दिखता नहीं था, हमारे जो खेत बचे हुए थे उसका हिस्सा था वो। अब इसके बाद पापा को हम घर पर लाते हैं। अब पापा की अब तबीयत भी खराब हो गई थी, खांसते खांसते उनका बुरा हाल हो चुका था। डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, डॉक्टर दवा देता है, कहता है कुछ टाइम जरूर लगेगा, सही हो जाएगा। लेकिन हुआ कैसे, इनके गले में ऐसा क्या इन्फेक्शन हो गया, ऐसा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जब बताते हैं तो डॉक्टर विश्वास नहीं कर पाता, कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम लोग जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। लेकिन इलाज चलने लगा था। और इसके बाद जो उस ढाबा का मालिक था ना, जहाँ पर पापा का पार्टनरशिप था, वो हमारे घर पर आता है। उसको भी अभी तक मालूम नहीं था कि हमारे ढाबे के साथ में हुआ क्या है। हम लोग किसी को जाहिर बिल्कुल होने नहीं दिए थे, इस बात को हम लोग छुपा दिए थे। और तब वो कहता है हाथ पैर जोड़ते हुए कि आप हमारा ढाबा खरीद लीजिए, आप हमारा ढाबा खरीद लीजिए, हम अब ढाबा को चला नहीं पाएंगे, अब तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और तब पापा कहते हैं कि ठीक है कीमत बताओ कितना लोगे। और वो जो कीमत बताता है ना, हम लोग के बजट में था। अब पापा देर नहीं करते हैं, मेरे से कहते हैं श्रवण इसका हिसाब किताब करते, लिखत पढ़त करा ले इसका। और ये ढाबा आज से हमारा हुआ, पैसा कौड़ी हमारे पास में था, हम दे दा करके नक्की करते। अब वो ढाबा हमारे कब्जे में आ चुका था। अब इसके बाद पापा को इलाज कराते हुए लगभग 2 महीना के बाद वो पूरी तरह से सही होते हैं। और इसके बाद हम लोग फिर प्रोग्राम बनाते हैं कि अब तांत्रिक बाबा के पास में चला जाए। ऐसा कैसे हो गया, उनका तंत्र मंत्र कैसे फेल हो गया। और जब वहाँ पहुँचते हैं और जो दुखद समाचार मिलती है तो हम लोग और डर जाते हैं। वो बाबा जी कहीं रात में कहीं गए हुए थे तंत्र मंत्र करने के लिए, और वो जब लौटते हैं और तभी उनके साथ में कुछ हादसा हो जाता है। लेकिन अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जब खाट पर सोते हैं ना, तो सुबह में उठ नहीं पाते हैं। जब ये खबर हम लोग को मिलती है तब हम लोग और डर जाते हैं। और तब पापा कहते हैं उसी दुष्टात्मा का काम होगा, वो काली मोटी औरत जो देखने में पिशाचिनी लग रही थी। मुझे लग रहा है कि
तांत्रिक बाबा को उसने ही मारा होगा। वो गुस्से में थी। अब बाबा ने हमें बताया भी था कि वो बहुत गुस्से में है और तांत्रिक बाबा को ललकार के गई थी, धमकी दे के गई थी कि कब तक रोकेगा, कब तक रोकेगा। हम लोग गलती कर दिए, हमें समय से पहले वहाँ पहुँचना चाहिए था। अब मेरे पिताजी को अफसोस हो रहा था। अब मैंने कई बार टोका था कि चलो पिताजी, अगर आप नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। और तब कहने लगे देखो इतना काम है, कैसे मैं अकेले करूँगा। अब वाकई में हमारे ढाबे पर बहुत काम था, हम अकेला कर नहीं सकते थे, कोई ना कोई अब बिना मदद का तो काम चलता नहीं था। लापरवाही कर गए थे, मैं भी लापरवाह हो गया था। और मेरे पिताजी पिताजी तो ज़्यादा हुए थे, लेकिन मैं इतना नहीं था। मैं बीच बीच में पिताजी को टोकता था। आखिरकार हमें लगने लगा ना, ये ढाबा तो हम खोल नहीं पाएंगे। लेकिन अब दूसरा ढाबा हमारे पास में आ चुका था। जब पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तब हम उस ढाबे पर खोलने के लिए जाते हैं। सारा सामान हम वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। वो जो ज़मीन थी ना, जब उसके इतिहास को हम लोग ढूंढते हैं कि आखिर उस ज़मीन में ऐसा क्या था। जो पहले लकड़ी का कारखाना था वो भी बंद हो गया था और इसके बाद हम ढाबा खोलें और वो भी मेरे साथ में हुआ था। तो ये कैसे बात बनी थी, क्या हुआ था। जब हम लोग इतिहास में जाते हैं और वो उसको पता करते हैं और तब पता लगता है कि वहाँ पर शुरू से ही एक प्रेतात्मा रहती थी, पिशाचिनी रहती थी और उस ज़मीन पर उसी का कब्जा था। लकड़ी का कारखाना तो बन गया था, लेकिन वहाँ रात में कोई रुकता नहीं था। काम करने के बाद, लकड़ी चिराई करने के बाद सब मिस्त्री अपने अपने घर, अपने गांव में चले जाते थे। कोई नहीं रुकता था वहाँ पर, दरवाज़ा बंद हो जाता था। लेकिन रात में कुछ ऐसा काम चलने लगा था जो अर्जेंट था। तब पहली बार वो प्रेतात्मा, वो पिशाचनी लोगों को नजर आई थी। आज जैसे मेरे पापा ने देखे थे ना, वैसे ही वो थी, मोटी सी, काली सी, अब बड़ी बड़ी आंखों वाली। अब बाल जो थे ना चिड़िए के घोंसले की तरह, वो डरावनी आंखें। उन लोगों को जब वहाँ पर लेबर मिस्त्री जो काम कर रहे थे, लकड़ी चिराई का काम कर रहे थे, और जब देखते हैं ना, वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। एक तो पकड़ में आ जाता है उस पिशाचनी को और वो सजा भी देती है। अब वो बेहोशी की हालत में अगले दिन पाया जाता है और बाकी लोग तो जो काम कर रहे थे वो डर के मारे भाग जाते हैं। और इसके बाद वहाँ पर कोई मिस्त्री, लेबर कोई नहीं आता है और मालिक आखिरकार वो उस लकड़ी के खाने को बंद ही कर देता है, दूसरी जगह पर वो शिफ्ट कर लेता है। और उसके बाद वो ज़मीन वैसे की वैसे ही खाली पड़ी थी और हम लोग का नज़र पड़ गई थी और तब जाकर के हम लोग वो ज़मीन को लिए थे। मतलब जो भी पिशाचनी थी उसमें रहने वाली, वो जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी और कोई भी उसमें काम करने के लिए जाएगा। हम भी तो गए थे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी दुखद बात थी, तांत्रिक बाबा के साथ में वो खेला खिल गई थी। अब वो मौका पाकर के तांत्रिक बाबा पर हमला किया था और आखिरकार उनको मौत के नींद में सुला दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।